90% चांसेस है कि आपके पैसे डूबने वाले हैं अगर कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है। इससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपने जो शेयर खरीद रखा है उसको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। गाइस, टुडे इज डे 19 ऑफ आवर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट चैलेंज ऑफ 120 डेज। सो गाइस, देखते ही देखते हम 19th डे पे आ गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या क्या काम करती है, हम उसके बारे में थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करेंगे। हमने कैपिटल मार्केट्स खत्म कर दिया है। कैपिटल मार्केट्स के अंदर हमने डेट और इक्विटी काफी डिटेल में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एडवाइजरी सर्विसेज पढ़ी हैं। एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर दो चीजें होती है, आपकी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और साथ में होता है आपका रीस्ट्रक्चरिंग। अब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, अब हम रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही काफी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, तो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू इट वेरी क्विकली। मैं आपको बहुत स्पीड में बताती हूँ कि अभी तक हमने रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में क्या पढ़ा है, और आज हम स्पेसिफिकली रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस होता कैसे है, कैसे हम लोगों की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक तरह की एडवाइजरी दे पाती है हम लोगों की कंपनीज को कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो गाइस, रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होता है, हम लोगों की कंपनी जो होती है वो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, पर बहुत सारे रीजंस आने की वजह से, हो सकता है इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई या फिर अचानक से आपकी एनवायरमेंट ही चेंज हो गई जिससे हमारी कंपनी अडेप्टेबल नहीं हो पाई, या फिर वो जो इस टाइप के इक्विपमेंट्स यूज कर रही थी, प्लांट्स, मशीनरी या फिर एसेट्स यूज कर रही थी, वो एकदम ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अब हमारी कंपनी की बहुत बुरी हालत है। अब वो ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट हो चुकी है और साथ में बैंक्रप्सी की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अब उस कंपनी को जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट बैंक की कि यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे बता दो कि अब आखिर मैं करूं क्या बैक ऑन ट्रैक आने के लिए, क्योंकि बैक ऑन ट्रैक आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब कंपनी की हालत थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक उन लोगों को एडवाइजर्स देने वाला है कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए जिस वे में आप लोग अपने रिस्ट्रक्चर कर सकते हो अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, और आप अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज और डे टू डे जो आपकी एक्टिविटीज है स्मूथली रन कर पाओ। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक काम करेगा, ठीक है। इसी टाइप की सर्विसेज को एडवाइस देने के लिए ही हम रिस्ट्रक्चरिंग सर्विस कहते हैं। हो आपको रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है काफी हद तक आइडिया आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस, अभी हमने रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में भी बात की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि आखिर हमको रिस्ट्रक्चरिंग कब कौन सी सिचुएशन में करनी चाहिए। तो गाइस, अगर मैं रिस्ट्रक्चरिंग की आपसे स्पेसिफिकली बात करूं तो रिस्ट्रक्चरिंग हमको पता है कब करनी चाहिए। हमको रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको पता चल गया कि यार इंसॉल्वेंट हो आप, और आपके लिए रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान कब बेनिफिट कर सकता है, जब आपने ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी देख ली अपनी कि यार अब मेरे से पैसे रेज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास जो एसेट्स है मैं उनको बेच भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक आपको थोड़े से प्रपोजल्स देगा, एडवाइजर्स देगा, वो ट्राई करेगा अगर कहीं से पैसे अरेंज हो जाए, क्योंकि एक बार पैसे अरेंज हो जाएंगे, फ्यूल इन हो जाएगा मनी, तो आप काफी हद तक अपना बैक ऑन ट्रैक आ सकते हो, ठीक है। लेकिन यार उस टाइम पे आपको पैसे देगा कौन, कोई भी इन्वेस्टर तो बुद्धू नहीं बैठा ना कि इतनी बेकार सिचुएशन चल रही है कंपनी की, वो अपने पैसे लगाए। तो इस वाली सिचुएशन में ये वाली चीज की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है गाइस। तो हमने कल ही जैसे डिस्कस किया था, अगर मान लीजिए मैं इस लेवल पे अपने एसेट्स को बेच के पैसे कमा पा रही हूँ और क्रेडिटर्स को पे कर पा रही हूँ, पर रिस्ट्रक्चरिंग के बाद मेरा ये वाला अमाउंट यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो ऑब्वियसली इस टाइप में मेरे लिए वायबल है, मेरे को रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज लेनी चाहिए क्योंकि वो मेरे को फायदा करने वाली है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली गाइज अभी तक हमको इतना सब पता है, अब हम एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस कैरिड आउट कैसे किया जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक आके कैसे क्या मैनेज करती है, क्या देखती है। तो चलो गाइज, विदाउट डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जब हमारी कंपनी जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर को बोलती है कि यार अब हम लोगों ने जो भी करना था कंपनी के साथ कर लिया है, हमने पूरा गुड़ गोबर कर दिया है, अब इसके आगे आप बताओ क्या करें हम लोग बैक इन प्लेस आने के लिए, अब हमारी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट मैनेजर सबसे पहले ट्राई करता है कैसे भी करके फंड्स आ सके कंपनी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फंड्स आ गए तो उन लोगों के रेगुलर ऑपरेशंस थोड़े बेटर हो जाएंगे। अभी उनके पास फंड्स ही नहीं है रेगुलर ऑपरेशंस भी आगे बढ़ाने के लिए, तो यार हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे पहले ट्राई करेगा, लेकिन मैंने बताया वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। द ओनली रीजन बीइंग यार कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि ऑलरेडी उसके पैसे और ज्यादा फंस जाए, बिकॉज अभी बहुत रिस्की है सिचुएशन, ठीक है। तो यार ऐसे सिचुएशन में ये पैसे अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, तो वो क्या करेगा, इंटरनली जनरेटेड फंड्स यूज करने की कोशिश करेगा। हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक का कोशिश करेगा बैलेंस शीट रीड करने की, और बैलेंस शीट में से ये पता करने की कि कौन कौन सी चीजें
और क्या क्या है और कौन सी पोजीशन पे फिलहाल अभी मेरी कंपनी स्टैंड करती है। ठीक है, इसके अंदर आप जानती हो बैलेंस शीट के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक होती है एसेट साइड, एक होती है आपकी लायबिलिटीज और इक्विटी की साइड। ठीक है, अभी हमारा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर ट्राई करने वाला है एसेट साइड को देख के कि यार एसेट साइड में मेरे लिए कौन सी चीज है जो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, या फिर अगर मैं उसको बेच भी दूंगा ना तो भी मेरे बिजनेस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर एक ऐसा एसेट ढूंढेगा जो भी आपके ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं करेगा, उसको सेल करेगा और थोड़े से पैसे उधर से इकट्ठा करने की कोशिश करेगा और उसको बिजनेस के अंदर लाएगा और फिर ट्राई करेगा कि उन पैसों की वजह से ऐसा टर्न अराउंड किया जाए कि आपके ऑपरेशंस एकदम स्मूथली चलने लग जाए। नेक्स्ट हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंकर ट्राई करेगा कॉस्ट कटिंग। यार वो ट्राई करेगा कि जो भी आपको लग रहा है कि अभी के लिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन वाले कॉस्ट को रिड्यूस कर दूंगा तो मेरे लिए थोड़ा पैसा बच जाएगा। जैसे हो सकता है कि रिसर्च हो रहा है आपकी कंपनी में, उस वाली रिसर्च को स्टॉप करके वो थोड़े पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, वो डेवलपमेंट्स जो भी हो रहे हैं उसको भी थोड़ा स्टॉप करने की कोशिश करेगा, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं आपके उनको थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा, जो बोनसेस होते हैं एम्प्लॉयज को देने के लिए वो थोड़े कम करने की कोशिश करेगा। इन सब वे में वो थोड़े पैसे अरेंज करने की कोशिश करेगा कि उसके ऑपरेशंस थोड़े स्मूथली चलने लग जाए। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। यार आपको पता ही है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अपने एसेट्स पे पैसे लगाना कितना ज्यादा जरूरी होता है ग्रोथ के लिए या फिर आपको एक्सपैंड करना है आगे जाके उसके लिए। लेकिन अभी हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम लोग ये सब चीजें कर पाए, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है हम उससे ही अपना ऑपरेशंस कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा अब हम पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पैसे उधर से बच जाएंगे उसको भी हम लोग हमारे ऑपरेशंस के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट एंड नॉट सो फिजिबल ऑप्शन, लेकिन कंपनीज को ये वाली चीज भी करनी पड़ती है। यार लेट से वो वाली कंपनी ने ग्रो करने के लिए एक्विजिशंस किए थे छोटी छोटी कंपनीज के, अब वो छोटी छोटी कंपनीज को दोबारा बेचना शुरू कर सकती है, तो ऐसे करके उसके पास थोड़े पैसे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोगों के मेथड्स ट्राई करेगी हम लोगों की इन्वेस्टमेंट बैंकर, सो दैट कि हम लोगों की कंपनी थोड़ी बेटर पोजीशन में आ जाए और बैक इन प्लेस हो पाए। तो यार ये वाली चीज मुश्किल रहती है, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर ना ट्राई करता है पूरे की पूरी जी जान लगा के कि यार कंपनी बच जाए, लेकिन अगर ये सब चीजें भी नहीं हो पाती है तो फिर बैंक्रप्सी की तरफ ही आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली एसेट साइड के अंदर हमारा जो भी हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंकर है ये सब चीजें एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो आप ट्राई कीजिए फाइनेंस करने का कैश। ठीक है, वो फाइनेंसिंग आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, हम लोग इंटरनली जनरेटेड फंड्स के अंदर एसेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में ट्राई करते हैं। तो अभी हमने एसेट रीस्ट्रक्चरिंग खत्म कर लिया। ये भी चीजें हम लोगों की अगर नहीं हो पा रही है क्योंकि यार आप अपने एसेट्स को बेचने के बाद भी हो सकता है सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं अरेंज कर पाओ, तो उसके बाद हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंकर ट्राई करेगा लायबिलिटी साइड रिस्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अभी वो क्या करेगा, अभी हमने एसेट साइड के बारे में बात की थी, ऐसे ही हम लोग अभी लायबिलिटी साइड के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंकर आके क्या क्या दिमाग लगाता है कि वो कैसे करके रिवाइव करने की कोशिश करेगा एक कंपनी को। लायबिलिटी साइड के अंदर ना हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है वो सजेस्ट करता है कंपनी को कि आप जाके अपने क्रेडिटर्स के साथ, ठीक है, बात करो और पता करो कि आप रीनेगोशिएट कर सकते हो क्या कोई भी चीजों के बारे में जो भी आपके पहले डिस्कस हुए थे। लेट से मैं आपको ये वाला लोन अभी लेट से हम लोगों ने डिसाइड किया था 6 महीने में दूं, चलेगा क्या 1 महीने में दूं, ऐसे टाइप के थोड़े नेगोशिएशंस ट्राई करें। तो चलो जानते हैं कि कौन कौन से टाइप के नेगोशिएशंस हम लोग लायबिलिटी साइड के अंदर ट्राई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट बैक आवर बिजनेस इनटू द राइट प्लेस। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला आता है आपका डेट फाइनेंसिंग। अब यार ये डेट रीफाइनेंसिंग क्या होता है, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि डेट रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है लोन के ऊपर लोन लेना। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। कहने का मतलब यार मेरे पास लोन है एक, मैंने बहुत सारे लोन्स ले रखे थे ना, राइट, जो मेरे को पे बैक करने हैं, तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं करने वाला हूँ उन सारे लोन्स को मिक्सअप करके एक बड़ा लोन ले लूंगा सो डेट मैं ये सारे छोटे छोटे लोन्स पे ऑफ कर दूं उस बड़े वाले लोन के चक्कर में। ठीक है, तो अब मैं लोन ए, इन सबको मिला के लोन ए बनाया, इस लोन ए को खत्म करूंगा लोन बी लेके, अब लोन बी को ही बस मुझे पे करना पड़ेगा। अब इसमें पता है एक फायदा क्या होगा हम लोगों को कि हम लोग यार लोन बी जो ले रहे हैं हो सकता है बहुत ज्यादा बड़े इंटरेस्ट रेट पे लिया होगा, लेकिन आपका एटलीस्ट टर्म्स बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब यार आप अगर आज कोई भी लोन लेते हो तो आप कल ही थोड़ी भरने वाले हो, लेकिन आपको अपने क्रेडिटर्स को तो हो सकता है अभी पे करना पड़ेगा अगर आप उधर जा रहे हो बैंक्रप्सी की तरफ, या फिर आपको रिसेंट में अभी आप
की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपके तो ऑलरेडी जो आपके लोन्स के टर्म्स थे, कहने का मतलब आप इस दिन पे करोगे या फिर इस टाइम पे करोगे, वो भी जा चुके होंगे। आपको अब तो पे कर देना पड़ेगा अगर आपको रिवाइव करना है बिजनेस, तो ठीक है। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि आपके एटलीस्ट ना टाइम कंडीशन बढ़ जाएगी। लेट्स से अगर आपने आज कोई लोन लिया है तो यार आराम से आप उसको 1-2 साल में फिर पे बैक कर सकते हो, तो आपको थोड़ा ब्रीथिंग टाइम मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं थोड़ा सोच सकता हूँ उसके आगे कि मेरे को आगे कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज में हमें ये वाला फायदा हो जाता है। सेकेंडली, मैं अपने क्रेडिटार्स को सीधा सीधा बोलूंगी यार प्लीज रुक जाओ थोड़े दिन, मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं पे करना है, मुझे अभी तुम्हारा प्रिंसिपल पे नहीं करना है, थोड़े टाइम रुक जाओ, मैं उसके बाद सब कुछ करूंगी। मैं उन्हीं से ही सीधा बोल रही हूँ कि यार प्लीज थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है। सेकंड वे ये होता है। नेक्स्ट होता है आपका डेट राइट ऑफ। मतलब मैं जाके अपने सारे क्रेडिटर्स को बोलने वाली हूँ यार मेरे पास ना आपका 10 लाख का लोन था, प्लीज आप 9 लाख में मान जाओ। ऐसा लेट से 4-5 मेरे पास क्रेडिटर्स थे, मैं सबको जाके बोल रही हूँ, तो भी मेरा लोन का अमाउंट थोड़ा कम हो गया, राइट। तो अगर थोड़ा डेट राइट ऑफ, कहने का मतलब थोड़ा अगर वो लोग सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाएंगे तो मैं इजीली सबको पे ऑफ कर पाऊंगी। तो हम लोग ऐसा जाके उनसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं। पर यार इसमें एक दिक्कत ये आती है कि हम लोगों का जो क्रेडिटर है वो क्यों ऐसा करने वाला है, या उसको पैसे नहीं चाहिए क्या? मतलब ऐसे तो उसको लॉस हो रहा है बेसिकली, राइट। बट यार इसमें होता क्या है ना, आपको आपने ये वाली कहावत सुनी होगी, कुछ मिल रहा है सब कुछ जाने से अच्छा वो ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब हो सकता है कि आपको कुछ भी ना दे ये वाली कंपनी, उससे अच्छा है कि मेरे को 80% मिल रहा है तो कम से कम मैं वो रख लेता हूँ, है ना। तो इस वे में बहुत सारे कंपनीज अग्री कर जाते हैं डेट राइट ऑफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेजी, नेक्स्ट इज डेट इक्विटी स्वैप। कहने का मतलब मैं उनको बोल रही हूँ आप अपना डेट निल कर दो, आप मेरे इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओ, मैं आपको इक्विटीज इशू करके दे देती हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो एकदम बेवकूफों वाली चीज हो गई ना, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? यार सीधी सीधी बात ये है कि हम लोग ये ऐसा क्यों करने वाले हैं ना, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हम लोग ना अपने क्रेडिटर्स को ये बोलने वाले हैं कि आपके जो पैसे मुझे देने हैं वो मैं अपने बिजनेस में अगर लगाऊंगा तो हो सकता है कि मैं ग्रो कर जाऊं। अगर मैं ग्रो कर जाऊं तो आप ही का ही फायदा है, क्योंकि अब आप मेरे ओनर हो। तो अगर आपके अंदर थोड़ा भी पोटेंशियल दिखता है क्रेडिटर्स को, तो वो इस वाले ऑप्शन के लिए भी रेडी हो जाते हैं। ऑब्वियसली नेगोशिएशंस काफी ज्यादा टफ रहेंगे, पर ऐसा भी किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये नेक्स्ट ऑप्शन होता है। इसमें क्या, ये डेट इक्विटी स्वैप की तरह ही है गाइस, लेकिन इसके अंदर हम थोड़े थोड़े एलिमेंट्स लगा देंगे, थोड़े नेगोशिएशन टर्म्स लगा देंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आप मेरे ओनर बन सकते हो, ऐसी सिचुएशन हुई तो आप मेरे ओनर बन सकते हो सकता है मैं बोलूंगी कि आप मेरे टर्म्स बढ़ा दो, लेकिन अगर मैंने आपका पे बैक नहीं किया तो मेरे ओनर बन जाना। मतलब ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स लगा देंगे, और ऐसे अगर दोनों के साथ वर्कआउट करता है तो हम लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड शेयर्स इशू कर सकते हैं। देखो यार हमारा जो क्रेडिटर होता है ना, वो 3 पैरामीटर्स ढूंढता है कि मैं इसको आखिर अपना सैक्रिफाइस करूं तो किस बेसिस पे करूं। तो देखो यार वो 3 चीजें समझने की कोशिश करता है। लॉस गिवन डिफॉल्ट, ठीक है। लॉस गिवन डिफॉल्ट का मतलब क्या है यार, अगर ये कंपनी डिफॉल्ट कर गई, ठीक है, बोल दिया हम तो बैंकरप्ट हैं, तो मेरा कितना लॉस होने वाला है, ठीक है। लॉस गिवन डिफॉल्ट वो एसेस करेगा लिक्विडेशन के बेसिस पे कि यार ये कंपनी ने बोल दिया कि भाई मैं तो लिक्विड ही नहीं हूं, अब मैं बैंकरप्सी कर रहा हूं, तो मेरा क्या लॉस होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, अब ये लोग रिस्ट्रक्चरिंग करने का सोच रहे हैं तो मेरा लॉस ऑब्वियसली कम हो जाएगा पहले से, लेकिन कितना कम होगा, ठीक है, वो वाली चीज वो एसेस करने की कोशिश करेगा। थर्ड चीज ये होती है ना कि वो ट्राई करेगा पता करने का कि कितने चांसेस हैं कि यार ये वाली कंपनी एक्चुअली में सर्वाइव कर जाएगी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। ये सब पैरामीटर्स वो सोचेगा, समझेगा, और फिर आगे जाके डिसीजन लेगा कि उसको कितना सैक्रिफाइस करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग डेट राइट ऑफ की बात कर रहे थे ना, तो कितना वो कर सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोगों की क्रेडिटर्स स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करेंगे, एसेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यार देखो उन लोगों ने आपको लोन दे रखा है, ठीक है, अब यार उनको बिल्कुल ही कुछ भी वापस नहीं मिलेगा लेट्स से, लेकिन अभी आप उनको प्रपोज कर रहे हो कि ऐसा ऐसा करके मैं आपको 80% दे पाऊंगा, तो यार ऑब्वियसली आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको एटलीस्ट उस वे में 80% मिल पाएगा, वरना आपके पूरे रिसीवेबल्स जा रहे हैं, राइट। तो क्रेडिटर्स तो बहुत ज्यादा बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर उन लोगों को उस वाली चीज को सपोर्ट करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनके वरना सारे पैसे डूब रहे हैं, राइट। तो ये वाली सिचुएशंस रहती है। उनको नेगोशिएशन टर्म्स में हो सकता है कि वो वाले नेगोशिएशंस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे होंगे, बट देन ऑल्सो दे हैव टू, ठीक है। क्योंकि यार आप अपने ऊपर लेके देखो, आपके फ्रेंड ने आपसे 10 रुपए तो चलो ठीक है कोई नहीं, लेट्स से आपके फ्रेंड ने आपसे 1 लाख रुपीज लिए। अब यार आपका फ्रेंड अच्छा खासा जॉब कर रहा था जब आपने दिए थे, अब उसकी जॉब चली गई, अब यार वो बंदा आपको पे ही नहीं कर पा रहा है,
लेकिन उसने एटलीस्ट आके बोला कि यार देख, मैं ये सब कर रहा हूँ, मेरी नई जॉब लगने वाली है, ऐसा है, मैं तेरे को यार पूरे 1 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, 80,000 ही दे पाऊंगा, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ तो भी बोलेगा। लेकिन आपके माइंड में तो यही आएगा ना, यार 80,000 ही मिल जाए कम से कम मेरे वापस, है ना। तो ऐसे ही हम लोगों के क्रेडिटर्स भी बहुत सारे पैरामीटर्स में ये सब चीजें डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये वाली चीज ना एक्चुअल में हमारे क्रेडिटर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, बट देन ऑल्सो दे हैव टू डू इट। सो गाइस, आई होप आपको ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस समझ में आया होगा। गाइस, ये वाली चीज हमको समझनी पड़ेगी कि रिस्ट्रक्चरिंग वाली चीज ना यार डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अवर कंपनी एज वेल एज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी ना बहुत ज्यादा कॉशियस होके, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होके चीजों के बारे में समझना सोचना पड़ता है, ठीक है। और वो ट्राई करता है अपनी तरफ से पूरा का पूरा कि यार ये कंपनी बच जाए, लेकिन होता है बहुत बार उसके बहुत सारे एडवाइजर्स वर्कआउट नहीं होंगे, फिर उसके बाद कंपनी को बैंक्रप्सी के प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये सब चीजें रहती है। बट अगेन हम लोगों की कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक, हम लोगों की इन्वेस्टमेंट बैंकर बेसिकली ये वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, एडवाइजरी ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, कि आपको हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं कि आप बैक टू द प्रोसेस आ सकें। तो इसी चीज को ही हम रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने उस फ्रेंड को जल्दी से जल्दी भेज दो जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। और अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, कमेंट है, तो अभी के अभी दे दीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।